नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेडो में। और आज मैं फिर से हाजिर हूं अपने जो आदिकाल की 10 नंबर या 10 प्रश्न वाली टेस्ट सीरीज़ में, जो मेरा 5वां सेट है दोस्तों, या 5 नंबर का जो टेस्ट है उसमें हूं। तो यकीनन आज के जो 10 प्रश्न हैं ये आपको काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा जो 6 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है ना, वो यकीनन आपको मतलब ऐसा फील कराने वाली है ना कि यार ये प्रश्न आए कहाँ से हैं। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़, सारे प्रश्नों में तुम ये लगाओ कि ये पढ़ रखा है लेकिन सही क्यों नहीं हो रहा, गलत कैसे हो जा रहा है ना। क्योंकि उसमें इतना सस्पेंस डाल रखा होगा, बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। और वो यकीनन आपको एक अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को और मजबूती देगी दोस्तों। और देखो दोस्तों, इसमें जो प्रश्न है वो कैसे प्रश्न है पहले ये समझिए। देखो, मैंने क्या करा है, सरस्वती पांडे हो गया और दृष्टि हो गया मनोज मिश्रा, इन बुकों को हर लाइन से क्विज बना रखे हैं। मतलब मैं ये बुक को, ये जो 10 नंबर वाली सीरीज है उससे पूरी बुक को कवर करके चलूंगा। और आदिकाल की टेस्ट सीरीज होगी, एक जो प्रश्नावली जो सेट आएंगे, प्रैक्टिस सेट आएंगे, वो मैं अलग से लगाऊंगा। उसमें वैसे प्रश्न होंगे जो परीक्षाओं में बनते हैं। इसमें वो वाले प्रश्न है जैसे कि हमने एक बार सेट पढ़ा, पूरा बुक पढ़ ली, अपने नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद उन नोट्स के लाइन से कौन कौन से क्विज बन सकते हैं, वैसे क्विज होंगे दोस्तों उसमें देखने के लिए। तो अगर आपने ये क्विज लगा लिए तो समझ लो आपने ना सरस्वती पांडे पढ़ ली या मनोज मिश्रा पढ़ ली पूरी, क्योंकि उसकी हर लाइन से मैंने इसमें क्विज बनाया है। तभी मैंने इसमें जो पहला सेट है वो हिंदी साहित्य का लेखन से बनाया दोस्तों। और वो भी सेट कैसे चल रहे हैं, जैसे जैसे हिंदी साहित्य आगे को बढ़ता जाएगा, साहित्य लेखन, नामकरण, प्रथम प्रस्तोता जो आते हैं, उसके बाद हमने अपभ्रंश पढ़ लिया, फिर हमने संत पढ़ लिया, फिर जैन पढ़ लिया, फिर रासो फागो, हम ये पढ़ते हुए जा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से चल रहे हैं। तो समय ना लेते हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया था दोस्तों। किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किया था? तो ऑप्शन हैं शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या रामकुमार वर्मा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न आ रहा है दूसरा। जैन परंपरा, परंपरा देखो गलत लिखा हुआ है, आप समझ जाइए, वो लिखा क्या है, परंपरा है, परंपरा ही रहा। जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे घोषित किया गया है दोस्तों? तो जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे घोषित किया है? जोहिंदू को, स्वयंभू को, पुष्पदंत को, धनपाल को। तो दोस्तों किसको माना गया है जैन परंपरा का प्रथम कवि? तो इसका सही उत्तर है स्वयंभू को, जिन्हें अपभ्रंश का भी प्रथम कवि माना जाता है दोस्तों। रामकुमार वर्मा ने बोला था। अब बात करते हैं, दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर नगेंद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आ रहा है देखो, चौथे नंबर का। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया था। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में सिर्फ 12 कवियों का ही उल्लेख, 12 ग्रंथों का ही उल्लेख किया है दोस्तों, है ना। और जिसमें से कि उन्होंने माना इनको था 9 को ही वैद्य माना था, 9 कवियों का ही उल्लेख माना था उन्होंने, और 12 रचनाओं को माना था आदिकाल के अंतर्गत। क्योंकि जिसमें से कि विद्यापति हैं, उन्होंने पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका 3 इसके ऐसे जुड़ रहे थे। और 1-2 राइटर ऐसे जिन्हें कि 2-2 चीज़ों को भी उन्होंने शामिल किया हुआ है दोस्तों। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया था। फिर अगले संस्करण में सिद्धों व नाथों को शामिल कर संख्या कितनी कर दी थी? 70, 75, 80 या 90। आदिकाल में उन्होंने पहले तो 19 कवियों को विवरण दिया था या शामिल किया था, लेकिन उन्होंने सिद्ध और नाथ को भी जब अपने साहित्य में शामिल किया था तो उस समय फिर संख्या कितनी हो गई थी कवियों की? 70, 75, 80 या 90। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 75। आगे बढ़ते हैं। यह आया देखो पसंदीदा प्रश्न मेरा। गलत युग्म का चयन करें दोस्तों। क्या करें? गलत युग्म का चयन करें। हिंदी के प्रथम कवि और प्रस्तुता
मतलब कौन से प्रस्तोता ने हिंदी के पहले कवि को बोला कि ये हिंदी के पहले कवि हैं? तो देखो पुष्पदंत, पहला नाम क्या आ रहा है? पुष्पदंत को प्रस्तोता कौन है? शिव सिंह सेंगर। शालिभद्र सूर्य को किसने बोला? गणपति चंद्र गुप्त। स्वयंभू के लिए किसने बोला है? राम कुमार वर्मा ने। सरहप्पा को किसने बोला है? राहुल सांकृत्यायन ने। अब्दुल रहमान के लिए क्या बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि हिंदी के पहले कवि हैं। और बच्चन सिंह ने किसको बोला? राजा मुंज को। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला? राजा मुंज व भोज। अब मुझे इसमें दोस्तों बताएंगे सही उत्तर क्या है दोस्तों। तो इसमें सही उत्तर नहीं, गलत उत्तर क्या है? हिंदी के पहले कवि के बारे में किसने बोला था? पुष्पदंत ने बोला शिव सिंह सेंगर है। शिव सिंह सेंगर ने बोला कि पुष्पदंत हिंदी के पहले कवि हैं। वहीं पर गणपति चंद्रगुप्त ने बोला शालिभद्र सूर्य हैं। राम कुमार वर्मा ने बोला भाई स्वयंभू हैं। राहुल सांकृत्यायन ने बोला सरहप्पा हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला अब्दुल रहमान है। और राजा मुंज किसके लिए बोला है? बच्चन सिंह ने बोला। यह मतलब बच्चन सिंह इधर लिख लेंगे और राजा मुंज को इधर लिख लेंगे और बच्चन सिंह को इधर। तो बच्चन सिंह ने किसके लिए बोला? राजा मुंज के लिए बोला। और रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए बोला था? राजा मुंज व भोज के लिए। तो इसका गलत उत्तर क्या है दोस्तों? बच्चन सिंह। क्या है दोस्तों? बच्चन सिंह इनका क्या है? गलत उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या है? आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि इसका गलत उत्तर मतलब कि बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। आप मुझे ये कमेंट में बताएंगे दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न हमारा है छठा प्रश्न। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। निम्न कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ में कहा था। मतलब किस ग्रंथ में उन्होंने कहा था? क्या कहा है उन्होंने कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। निम्न कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ किस में से कहा था? चारों ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं दोस्तों। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। दूसरा है क्या? दूसरे में बोला गया है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तीसरे में बोला हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। चौथे में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का भूमिका 1940 में लिखी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखी है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये किसकी है दोस्तों? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यह है उदय नारायण तिवारी की दोस्तों। किसकी है? उदय नारायण तिवारी की। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न आ गया दोस्तों। प्राकृत प्रकाश कौन सी पुस्तक है? प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? प्राकृत प्रकाश देवसैन की, वर रुचि की, गोरखनाथ की, सरापा की। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है दोस्तों? वर रुचि की। ठीक है। और यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। अगर इन क्वेश्चन को बढ़ाना है, मतलब 10 से 20 करना है तो भी आप बताइए, 10 से 15 करना है तो भी बताइए। अगर 10 में ही अच्छा लग रहा है तो भी आप बताइए। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर की प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न देखो क्या है। अपभ्रंश में कितने प्रकार के बंध पाए जाते थे? मतलब कहने का क्या मतलब है, अपभ्रंश की जो रचनाएं होती थी वो कितने प्रकार के बंध से होती थी? 4 प्रकार के बंध होते थे, या 2 प्रकार के बंध होते थे, या 3 प्रकार के बंध होते थे, 6 प्रकार के बंध होते थे? तो इसका आंसर है 3 प्रकार के बंध। ऑप्शन सी है इसमें 3 प्रकार। मतलब गाथाबद्ध होती थी वो, गेयबद्ध कौन सी होती थी?
आपने देखा होगा गे बद्ध होती थी, और इसमें होती थी एक और गे बंद होती थी, और पधरी बंद भी होती थी, और 3 बद्ध पाए जाते थे इसमें। और वो अभी मेरे इसकी पूरा माइंड से 3 बद्ध हैं, अभी मैं लास्ट तक बता दूंगा अगर मुझे दिख जाए तो। लेकिन इतना हमें पता है कि कितने प्रकार की रचनाएं होती थी, 3 बद्ध पाए जाते थे। मेरा नोट से ज़रा दूर है। 9वां प्रश्न आ रहा है, देखो। अपभ्रंश में चरित काव्य किस बद्ध में पाए जाते थे? देखो आगे देखो दोस्तों, सारे के सारे बद्ध आगे जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। अपभ्रंश में चरित काव्य की रचना, जो चरित काव्य थे किस बद्ध में पाए जाते थे? तो पधरी बद्ध में, दोहा बद्ध में, गे बद्ध में, या छप्पे बद्ध में। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है पधरी बद्ध में। अपभ्रंश के जो चरित काव्य होते थे पधरी बद्ध में पाए जाते थे, और जो 3 बद्ध थे, पधरी बद्ध, गे बद्ध और दोहा बद्ध, ठीक है। अपभ्रंश की जो रचना 3 बद्ध में पाई जाती थी वो थी एक पधरी बद्ध, दोहा बद्ध और गेह पद बद्ध दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न है आज का लास्ट। अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत, दोस्तों अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत, दोहा छंद की शुरुआत किसने करी थी? स्वयंभू ने, सरहप्पा ने, जोइंदु ने, या पुष्पदंत ने? अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत, हिंट्स के लिए आपको बता दूं, एक हिंट्स दे देता हूं, 6ठी शताब्दी से, और उनकी पुस्तक है योगसार, और दूसरी पुस्तक है परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश। कट कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? जोइंदु। क्या उत्तर? जोइंदु का कार्यकाल देखो 6ठी सदी है, और अपभ्रंश में दोहा की शुरुआत करने वाले कौन थे? जोइंदु हैं, और जोइंदु का ही देखो परमात्म प्रकाश और योगसार 2 पुस्तकें होती हैं दोस्तों जोइंदु की। आगे बढ़े आए, इसमें एक और पुस्तक का नाम आता है इनका, पुस्तक तो नहीं आती है लेकिन इसकी एक परिभाषा है, किसकी? जोइंदु के बारे में देख लेते हैं। एक मिनट, गद्य विधा, ये बहुत पीछे हूँ मैं, तो यहाँ पे जोइंदु का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है कहीं पे, देख लेते हैं। एक मिनट। तो दोस्तों ये पुस्तक जोइंदु की तो मिली है, लेकिन इसमें नाम नहीं दिखा रहा जोइंदु का भी, मतलब जोइंदु की डिटेल नहीं मिल पा रही है मुझे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको। जोइंदु 6ठी सदी के कवि जोइंदु से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत जोइंदु ने करी थी, और जोइंदु का दूसरा नाम है योगींद्र। क्या नाम है दोस्तों? योगींद्र, याद रखना। और इनकी 2 पुस्तकें हैं, ये 2 रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आज के प्रश्न आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं 2-4 घंटे बाद ही एक वीडियो और डाल दूँगा, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है यहाँ हमारे यहाँ पे, और मैंने कुछ करना है नहीं, तो 10-10 नंबर के प्रश्न मैं आपके लिए डालता रहूँगा। थैंक यू भाई।